हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स के लिए वीडियो होगा। तो आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क, एनर्जी, पावर, उस चैप्टर में नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज़ एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट दो क्लासेस में, दो वीडियो में बताया गया इन डिटेल्स में वर्क डन के बारे में। जो एक क्वांटिटी होता है वर्क डन, जिसको कि हम डिफाइन कुछ ऐसे किए थे, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में हर एक कंसेप्ट को देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन, दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो वर्क, ये सब हम बात किए थे। उसके फॉर्मूले के बारे में, यूनिट के बारे में, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है, ग्राफ से कैसे मिलता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, ये सब हम वर्क डन के लिए पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी क्या है इसको हम देखेंगे। तो जब हम वर्क डन के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे हम देखे थे, बात किए थे कि वर्क डन कोई बॉडी करता है, किसी पे करता है, ये दोनों बात हम किए थे। वर्क डन बाय सम एजेंसी ऐसा होता है, वर्क डन ऑन ए बॉडी ये भी होता है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा देखेंगे। हम देखते हैं वर्क डन बाय ए बॉडी, उसके बारे में पहले कि अगर कोई बॉडी वर्क करे तो उसके पास ऐसा क्या है ताकि वो एबल हुआ, वो वर्क कर पाया। व्हाट कॉजेस, क्या था उसके पास ऐसा कि वो बॉडी वर्क कर पाया, वर्क डन बाय ए बॉडी। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट आया कि उसके पास एक कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो वर्क कर पाया, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। किसी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर वर्क कर रहा है तो उसके पास ये क्वांटिटी होता है, एनर्जी होता है, उस एनर्जी को यूज करके वो वर्क कर पाता है। और वर्क डन ऑन ए बॉडी, जिस बॉडी पे वर्क होता है उसको एनर्जी मिलता है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। वर्क डन बाय बॉडी वो एनर्जी कंज्यूम करता है, यूज करता है। वर्क डन ऑन ए बॉडी, जिस पे वर्क होगा वो एनर्जी गेन करता है, एनर्जी उसको मिलता है। ठीक है, तो इन अदर वे हम ये कहेंगे एनर्जी है तभी जाके वर्क डन है। इसीलिए एनर्जी के लिए, किसी भी बॉडी के एनर्जी के लिए एक डेफिनेशन बनाया गया फिजिक्स में, हम कहेंगे इसीलिए द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी बॉडी का एनर्जी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, वो होगा एनर्जी। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, दिस इज द योर क्वालिटेटिव आइडिया अबाउट एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क कर पाने के लिए जो कैपेसिटी होता है किसी बॉडी में। पर अगर हम इसको क्वांटिफाई करना चाहें और अगर हम इसको डायमेंशनली समझना चाहें तो वर्क डन एनर्जी होता क्या है, डायमेंशनली ये वर्क डन के साथ ही इक्वल होता है। ठीक है, अब प्रोसेस ये है कि वो एनर्जी कोई है, किसी के पास है तो वर्क कर पाएगा, और वर्क डन ऑन ए बॉडी, जिस बॉडी पे वर्क होगा उसको एनर्जी मिलेगा। तो जो वर्क हम किए वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। उस केस में जो वर्क हम कर रहे हैं वही उसके किसी न किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये कंसेप्ट है। तो क्योंकि वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है इसलिए डायमेंशनली एनर्जी वर्क के साथ इक्वल है। तो किसी भी बॉडी पे अगर हमें एनर्जी को मेजरमेंट करना है तो कैसे मेजरमेंट करेंगे कि वो कितना वर्क कर पाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन परफॉर्म, उसी फॉर्म में उसका मेजर करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनली दोनों इक्वल, एक टाइप के क्वांटिटी हैं। वर्क एनर्जी डायमेंशनली सिमिलर टाइप की क्वांटिटी हैं। मेजरमेंट के लिए हम वर्क डन को ही मेजर करेंगे तो हम एनर्जी को मेजर कर पाते हैं। और क्योंकि एक ही टाइप के क्वांटिटी है डायमेंशनली, इसलिए दोनों के यूनिट्स जो होते हैं वो पूरी तरह से सेम होते हैं। ऐसा यूनिट उसका जूल होगा, सीजीएस यूनिट उसका अर्ग होगा। ठीक है, तो ये तो हम वर्क के साथ रिलेट करते हुए एनर्जी को ऐसे समझेंगे।
पर क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन करना स्टार्ट किए हैं एनर्जी के बारे में, इंट्रो ये क्लास है, इंट्रोडक्शन है, तो ये बात तो हमें जान लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो पूरा का पूरा नेचर है, हो सकता है कि इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया भी होगा, अगर नहीं भी बताया गया तो ये जो पूरा का पूरा नेचर है ये दो ही कंपोनेंट से बनता है। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? वन इज द मैटर, अनदर वन इज एनर्जी। मैटर और एनर्जी को लेके ही पूरा का पूरा नेचर बना है। ठीक है, तो एनर्जी फिजिक्स में क्या, पूरे नेचर में, हर एक साइंस में एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एनर्जी है इसीलिए सभी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो एनर्जी को यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में, क्लासिकल मैकेनिक्स के तौर पे ही यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी को क्वांटिफाई करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। पर ये एनर्जी टर्म जो है, एनर्जी क्वांटिटी जो है, अब हमें हर एक चैप्टर में इसको लेके चलना होगा। नॉट ओनली फॉर क्लासिकल फिजिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए थ्योरीज, जितना फिजिक्स एडवांस लेवल में चला जाए, एनर्जी हर जगह पे रहता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। हम बोल रहे हैं कि नेचर में ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी। एनर्जी है इसलिए सभी प्रोसेसेस पॉसिबल हैं। ओके, तो एनर्जी के बारे में बहुत सी बातें हमें यहाँ पे जानना है। हमारे कोर्स में टाइप्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, अलग अलग चैप्टर में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये वर्क के साथ इक्वल है डायमेंशनली, इसलिए जूल और अर्ग तो इसका यूनिट है, पर कुछ और भी यहाँ पे यूनिट के बारे में दिखा दिया गया है विद कन्वर्जन। ये अलग अलग जगह पे यूज होंगे। ये ईवी लिखा है, ईवी नोट कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं इसको, ईवी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये भी एनर्जी का ही यूनिट है और ये यूनिट यूज होता है बहुत सी जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सी जगह पे यूज होता है। एटॉमिक न्यूक्लियर लेवल में, एटम्स, न्यूक्लिया, ये सब चैप्टर्स तुम लोग पढ़ोगे क्लास 12th में, तो उस केस में कुछ एनर्जी के लिए ये यूनिट यूज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका कन्वर्जन ये है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, एक्चुअली में ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करता है। अगर किस कोई सुने हो, क्लास 10 में सुने होंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और एक इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे फ्लो कर रहा है तो उसके पास कितना एनर्जी होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है। ओके, ये क्लास 12 में और इसके बारे में है, ये कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट वन इज कैलोरी, जहाँ पे हीट एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है 11th क्लास में ही चैप्टर वो आएगा थर्मल एनर्जी के बारे में। तो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी की जब बात करेंगे तो ये वाला यूनिट यूज होता है कैलोरी। उसका भी कन्वर्जन है जूल के टर्म पे 4.186 जूल। ठीक है, और ये है किलोवाट आवर, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज होता है, किलोवाट आवर। ओके, ये जनरली यूज होता है घरों में। घरों में जब हम बात करते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं पर मंथ, ओके, उसका कैलकुलेशन जब हम लेते हैं तो ये इस यूनिट में वो एनर्जी का वैल्यू आता है, तो उसी के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं। ओके, किलोवाट आवर इसको यूनिट भी कहा जाता है, यूनिट। ओके, किलोवाट आवर, इसका कन्वर्जन ये होता है जूल में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग सेक्शन में हमें अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना रहता है, तो अलग हर जगह पे अलग अलग यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पर एनर्जी एक ही है। एसआई यूनिट की बात करें तो जूल है, कुछ और नहीं है एसआई यूनिट की बात करें तो। ठीक है, तो एनर्जी को हम कोई एक ही चीज़ नहीं है, मतलब एक ही वे से नहीं पढ़ते उसको, बहुत से फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। हम टाइप्स ऑफ एनर्जी वर्ड जनरली यूज़ नहीं करते, हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत से फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है। ओके, तो बहुत से फॉर्म होता है, हम यहाँ पे कुछ फॉर्म पढ़ेंगे भी, और बाकी सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी तुम लोग पूरे 2 इयर्स का जो 11th 12th क्लास है, अलग अलग चैप्टर में वो सब एनर्जी डिस्कस करोगे भी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ बस एग्जांपल्स हैं, कुछ ही एग्जांपल्स, और भी बहुत से फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एक फॉर्म होता है, इस एनर्जी के बारे में हमें इसी चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है हम इसी के बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, लाइट होता है, ओके, इसके बारे में तुम लोग अपने लोअर क्लासेस में सुने भी हो, पढ़े भी हो। हीट एक एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, हाइड्रो एनर्जी होता है, ऐसे बहुत से, विंड एनर्जी, ऐसे बहुत से फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, ओके। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एनर्जी हमें यूज़ करना रहता है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी आगे चल के हम देखेंगे, एनर्जी के बारे में एक लॉ पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला एक लॉ। वहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी से करंट भी बनता है। तो बहुत से फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं और आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला सेक्शन जब आएगा तो, ओके। तो ये जनरल आइडिया हो गया एनर्जी के बारे में। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी को हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसमें उसके बारे में मैथमेटिकली पूरी तरह से डिस्कस करना है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी जो जनरल कंसेप्ट है, आई होप वो समझ में आ गया होगा। तो वर्क के साथ रिलेट करना सीखो तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि एनर्जी होता क्या है, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी है तो कोई वर्क कर पाएगा, किसी बॉडी पे वर्क होगा तो उसको एनर्जी मिलेगा। ये कंसेप्ट हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी का वो एनर्जी जो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करके आता है, जैसे कि बॉडी के मोशन के लिए एनर्जी, बॉडी के पोजीशन के लिए एनर्जी, शेप, साइज, ओके, इन सभी फॉर्म के लिए एनर्जी, ओके। एनर्जी ड्यू टू, किसी बॉडी पे एनर्जी ड्यू टू मोशन हो सकता है, ड्यू टू पोजीशन हो सकता है, ड्यू टू शेप, साइज, और इसको लिखते हैं ड्यू टू कन्फिगुरेशन, एक ही वर्ड में, ड्यू टू कन्फिगुरेशन हो सकता है, ओके। ऐसे ऐसी जगह पे बॉडी के पास जो एनर्जी होगा वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिक्स का एनर्जी मतलब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ उस पे एप्लीकेबल है, उसके तौर पे उसके पास जो एनर्जी होगा, ओके। फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूव करेगा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेस्ट में आएगा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो कन्फिगरेशन चेंज होगा। सो ड्यू टू दैट उसके पास जो एनर्जी होगा, मैकेनिक्स वाला एनर्जी, न्यूटन्स लॉ जहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा होगा, फोर्स जहाँ पे यूज हो रहा होगा और उसको उसके पास कोई एनर्जी एसोसिएट हो रहा होगा, वो होगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी इसको बोल सकते हैं। तो वैसे ही मैकेनिकल एनर्जी को हम टू टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वन इज काइनेटिक एनर्जी, अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम दो फॉर्म में डिवाइड करके पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ये बात। तो हमें एक के बाद एक इसको पढ़ना है, पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो अगर बॉडी पे ड्यू टू इट्स मोशन, एक बॉडी पे उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा, फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is known as kinetic energy. The energy of a body due to its motion or virtue of its motion, मोशन कर रहा है, मोशन के लिए जो एनर्जी होगा उसके पास, मोशन करने के लिए जो एनर्जी उसको मिलेगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो जो समझे थोड़ी देर पहले उसी से रिलेट करो। एक बॉडी है, मूव कब करेगा, सिंपल सा कंसेप्ट, मूव कब करेगा अगर उस पर हम फोर्स देंगे तो,
कोई फोर्स देगा उस पर तो वो मूव किया, फोर्स दिया गया वो मूव किया, तो वर्क डन का कंसेप्ट क्या कहता है कि वर्क डन ऑन दैट बॉडी हुआ कि बाय दैट बॉडी हुआ, ऑन दैट बॉडी हुआ। ओके, एक फोर्स दिए वो मूव किया तो ऑन दैट बॉडी कुछ वर्क हुआ, तो जो फोर्स दिए डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उतना वर्क डन होगा उस पर, वही वर्क डन स्टोर होगा। एनर्जी क्या है, स्टोर ऑफ वर्क ही तो है, वही वर्क डन उस पर जो मिलेगा उसको एनर्जी की फॉर्म में वो होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फोर्स देंगे मूव करेगा, तो उस मोशन के लिए जो उसके पास एनर्जी रहेगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन के लिए एनर्जी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को क्वांटिफाई करना चाहें, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना चाहें, अमाउंट जानना चाहें, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? हम मेजरमेंट करेंगे कि उस पर कितना वर्क डन हुआ होगा। ओके, इट इज मेजर्ड by calculating amount of work done. It is measured by calculating amount of work done on the body in getting certain velocity from रेस्ट स्टेट। ऐसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स दिए तो मूव किया मतलब एक वेलोसिटी उसको मिला, पहले रेस्ट में था, तो उतने प्रोसेस में रेस्ट से उस वेलोसिटी अटेन करने तक जो वर्क डन हुआ, ओके, उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ उस पर, उस वर्क डन को अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। उसी से हम उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब वर्क ही उस पर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड वाला लिखा गया, इसको यूज़ करके हम क्वांटिफाई करेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, बॉडी को रेस्ट में रखेंगे, फिर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आएगा तो वेलोसिटी गेन होगा। ओके, और वर्क डन निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसा एक सिचुएशन हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, तो हम लिख सकते हैं u = 0। एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, इसका मास है m सपोज। ठीक है, इसका u = 0 इनिशियली। हम क्या किए, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई कर दिए। ड्यू टू दैट फोर्स होगा क्या, बॉडी का मोशन होगा। सपोज यहाँ तक जब आया वही बॉडी, तो s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, s डिस्प्लेसमेंट कवर किया t टाइम में, और जब यहाँ तक पहुँचा तो उसके पास वेलोसिटी उसको मिला v। समझ में आ रहा है? यहाँ पे रेस्ट में था, फोर्स अप्लाई किए, t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसी टाइम के बाद उसके पास कौन सा वेलोसिटी आया v। ठीक है, तो यहाँ पे उस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन डेफिनेटली आया होगा ड्यू टू फोर्स। अब वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन भी आया होगा। क्लियर है ये बात? तो हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन W कितना होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, F.S चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अलोंग द फोर्स हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। ठीक है ना, तो वर्क डन = Fs। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज MAS, वर्क डन = F की जगह पे MA फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क = MAS। तो यहाँ पे सी दिस, हम इस पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v² - u² = 2AS, ये फॉर्मूला। तो ये हो गया v² = 2AS। क्यों ऐसा, u = 0 है, तो AS = कितना मिला, सी दिस v²/2, AS = v²/2, यहाँ पे अप्लाई कर दो तो W will be equal to सी दिस mv²/2। ओके, तो उस बॉडी पे इतना वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना वर्क डन हुआ, और वही वर्क डन, अभी हम स्टेटमेंट लिखे थे,
उस वर्क डन को निकालो, कैलकुलेट करो, वही होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतने स्टेज के लिए काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। बिल्कुल भी कभी भी अब इस फॉर्मूला को हमें नहीं भूलना है एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मूविंग बॉडी, इट इज मास m, इट इज वेलोसिटी v, तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज बाय दिस फॉर्मूला हाफ mv²। क्लियर है ये? ओके, तो हाफ mv² ये फॉर्मूला हम डिराइव कर दिए काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो इसी फॉर्मूले को हम एक और बार डिराइव करते हैं कैलकुलस मेथड से। ठीक है, इंटीग्रेशन यूज करके सेम फॉर्मूला एक और बार हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? सीरीज, वही सेम केस है, एक बॉडी है मास m, ओके, उस पर फोर्स अप्लाई किए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं उस पर फोर्स अप्लाई हुआ और सपोज dx अमाउंट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F फोर्स उस पर अप्लाई हुआ तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। ओके, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, हम ये बात कम किए थे वेरिएबल फोर्स के केस में। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के केस में ऐसा ही कर रहे थे। F फोर्स के लिए, अच्छा ये F क्या है? एक वेरिएबल फोर्स है ना, तो dx अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन होगा dw इक्वल टू एफ dx। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं dw विल बी इक्वल टू m a dx। ठीक है, m a dx, सो dw विल बी इक्वल टू m, अच्छा एज की जगह पे हम dv बाई dt लिख सकते हैं। ओके, जो हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टर्म में जो हम पढ़े थे मोशन को, वो सब पूरा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक ही जगह पे dv बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो m dx बाई dt इंटू dv हो सकता है, m dx बाई dt इंटू dv। क्लियर है ये बात? सो दैट विल बी इक्वल टू, सी दिस m dx बाई dt कितना बनेगा, dx बाई dt ये v बनेगा, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बाई dt ये v बनेगा, तो dw इक्वल टू mv dv। सी दिस dw इक्वल टू mv dv हमें मिला। क्लियर है? क्या एक काम करते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं। LHS RHS दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन ले लिए। अब इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट यूज़ करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट यूज़ करेंगे, और लिमिट हमें अपने सिचुएशन से पूरा मिलेगा, जो हमें डाटा गिवन है वहाँ से हमें लिमिट मिलेगा। यहाँ पे लिमिट किसके लिए लेंगे? dw का इंटीग्रेशन, मतलब वर्क के लिए लिमिट लेंगे, लोअर और अपर। तो बॉडी पे कोई भी वर्क नहीं हुआ है, वहाँ से लेके w वर्क हुआ है, वहाँ तक लेंगे लिमिट। उस वर्क डन को निकालना है 0 टू w। यहाँ पे किसके लिए लिमिट लेंगे? dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी के लिए लिमिट लेंगे। बॉडी रेस्ट में था और v वेलोसिटी उसको मिला, बॉडी रेस्ट में था, v वेलोसिटी उसको मिला, तो 0 टू v ये होगा लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। रेस्ट में था, v वेलोसिटी उसको मिला। ठीक है, तो क्या हम इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, dw का इंटीग्रेशन w लिमिट करेंगे 0 टू w, यहाँ पे m कांस्टेंट है बाहर आ गया, v dv, सी दिस m कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 टू v dv, v का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, सो सीरीज कितना होगा, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो w माइनस 0 होगा ये, तो w आएगा, नेटवर्क डन हो गया w, m रहा, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v² बाई 2 होगा। इंटीग्रेशन याद है, t टू दी पावर n अगर होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो v का इंटीग्रेशन v² बाई 2, इस पे हम लिमिट यूज़ करेंगे 0 टू v। तो देखो फाइनली यहाँ पे लिमिट यूज़ करने के बाद ये हाफ mv² ही बनेगा, लिमिट यूज़ करने के बाद वही बनेगा। ठीक है, तो ये वर्क डन हुआ हाफ mv²।
तो वही वर्क डन उस पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो उसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया ½ mv²। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर उसका वेलोसिटी हमें दिया है तो हम निकाल सकते हैं, इट इज़ ½ mv²। क्लियर है? ऐसे इसको हम क्वांटिफाई कर लिए। तो हम यहाँ पे एक और छोटा सा चीज़ जान लेते हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे। ओके, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन रहता है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो हम पढ़े थे। ओके, पी, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बहुत ही इजी है, फॉर्मूले स्पष्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv², वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है mv, मैग्नीट्यूड उसका पता है हमें, ठीक है। तो सी दिस दैट इम्प्लाइज, इसी इक्वेशन पे चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ m²v²/m लिख सकते हैं। एक तो m मल्टीप्लाई किए, एक तो m डिवाइड कर दिए, तो ये बन गया हाफ सी दिस m²v² मतलब p² हो गया बाय m, p²/m। सो दैट इम्प्लाइज p² इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। ओके, सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, करेंगे उसके बाद में। ओके, इट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टाइप की एनर्जी को फिर पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो क्लियर कंसेप्ट होना है हमें, एनर्जी होता क्या है, कैसे ये वर्क, हर चीज़ में देखेंगे। यहाँ पे वर्क निकालेंगे तो एनर्जी मिलेगा, वर्क एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते रहते हैं। ओके, सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं दोनों, डायमेंशनली, ठीक है। तो दिस इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।